हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर जो कि सेशन 2023 से 25 को पूछा गया था। एंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें सारे का आंसर हम देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे का। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है हिस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जो कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया गया था एंड फुल मार्क्स है यहाँ पर 70, यानी कि जो सेमेस्टर 1 में एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है एंड पीछे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है एंड यहाँ पर हमें आंसर देने हैं। सब में 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें कि एक जो है वो सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि 10 मार्क्स के लिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इतिहास क्या है नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री द फेमस बुक राइटर वाज, यानी कि इतिहास क्या है इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट में है कार्ल मार्क्स, दूसरे में है ई.एच. कार, तीसरे में है कलिंगवुड एंड लास्ट है टोयनबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई.एच. कार। देन हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पर पूछा गया है थ्यूसिडाइड किस देश का इतिहासकार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रीस, यानी कि यूनान के वे थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आर्थिक इतिहास किस शताब्दी की देन है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जो कि पूछा गया है वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या क्या है। तो वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या जो है वो है निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता, पूर्वाग्रह की भावना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया है साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एविडेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 टाइप। एफ में पूछा गया है राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है कल्हन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे। देन पूछा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट फेमस बुक बताना है कार्ल मार्क्स की। तो जी का सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल उनका बहुत ही फेमस बुक था। देन एच में पूछा गया है कार्यकारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है। तो इसका सही उत्तर है 19th, यानी कि 19th शताब्दी की ये देन है। देन आई में पूछा गया है हु सेड हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ द नेशन, यानी कि किसने कहा इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, ये सही उत्तर है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए खत्म। एंड अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर बी की ओर, जिसमें कि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के ही उत्तर देने, क्योंकि अभी हमने 1 का आंसर दे लिया है। अब यहाँ पर आती है बी। तो यहाँ पर बी में बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं सारे के आंसर भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बी में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इतिहास की परिभाषा। इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है जो कि 3 मार्क्स के लिए होगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर इतिहास की परिभाषा बतानी है। तो इतिहास की परिभाषा कुछ इस प्रकार की होती है कि इतिहास मानव समाज की भूतकाल का क्रमबद्ध वैज्ञानिक तथा प्रमाण आधारित अध्ययन है। इसमें मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इतिहास हमें यह जानने में सहायता करता है कि अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास के माध्यम से हम प्राचीन सभ्यताओं, राजाओं, युद्धों, आंदोलनों तथा मानव विकास की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह विषय हमें अतीत से शिक्षा देकर वर्तमान को समझने और भविष्य के निर्माण में सहायता करता है। तो ये था हमारा ए क्वेश्चन नंबर। फिर आता है बी। बी में हमें बोला गया है इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध के लिए। तो हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देंगे कि इतिहास और अर्थशास्त्र का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। इतिहास हमें विभिन्न कालों की आर्थिक स्थिति, व्यापार, कृषि, उद्योग, कर व्यवस्था तथा लोगों के जीवन स्तर की जानकारी देता है, जबकि अर्थशास्त्र इन आर्थिक गतिविधियों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को समझने के लिए उसके इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक नीतियां और आर्थिक सुधारों का अध्ययन इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता है। इसलिए दोनों विषय एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ये होता है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देन थर्ड में पूछा गया है कार्य कारण संबंध का अर्थ क्या होता है ये। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि किसी घटना के होने के पीछे जो कारण होता है और उससे जो परिणाम उत्पन्न होता है उसके बीच का संबंध को कार्य कारण कहा जाता है। यही होता है इसका अर्थ। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं कि इतिहास में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं और उनसे कुछ परिणाम निकलते हैं। इतिहासकार इन कारणों और परिणामों का अध्ययन करके घटनाओं को समझते हैं। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह का कारण अंग्रेजों की नीतियां थी और उसका परिणाम भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसीलिए इतिहास में कार्य कारण संबंध का विशेष महत्व है। देन चौथा में पूछा गया है अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध कवि थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे और सूफी संत थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। वे दिल्ली सल्तनत की कई शासकों के दरबार में रहे और फारसी भाषा के महान विद्वान माने जाते हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। उन्होंने कविता, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माना जाता है कि उन्होंने कव्वाली और सितार के विकास में भी योगदान दिया। ई में पूछा गया इतिहासकार के रूप में डीडी कौशाम्बी। इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो डीडी कौशाम्बी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे और विचारक थे। वे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन सामाजिक और आर्थिक आधार पर किया था। डीडी कौशाम्बी ने इतिहास लेखन में पुरातत्व, साहित्य, सिक्कों और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया।
उनकी प्रमुख पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। देन लास्ट इसमें पूछा गया इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जिसमें इतिहास को राष्ट्रहित और राष्ट्रीय भावना के आधार पर लिखा जाता है। इस दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने भारत की संस्कृति, सभ्यता, स्वतंत्रता आंदोलन और महान नेताओं के योगदान को महत्व दिया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की गलत व्याख्या का विरोध किया और भारतीयों में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना जगाने का प्रयास किया। प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों में आर.सी. मजूमदार, जादूनाथ सरकार और काशी प्रसाद जायसवाल का नाम प्रमुख है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और यहाँ से 2 से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे का सारे वहाँ पर 12 मार्क्स के लिए हैं एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होते हैं के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इतिहास और पुरातत्व शास्त्र के संबंधों का वर्णन करें, जो कि 12 मार्क्स के लिए है। अगर इसका इंग्लिश में देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। तो चलिए इसका उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रस्तावना यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इतिहास और पुरातत्व शास्त्र दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इतिहास हमें मानव समाज के भूतकाल की घटनाओं, राजाओं, युद्धों, संस्कृति और सभ्यता की जानकारी देता है, जबकि पुरातत्व शास्त्र प्राचीन वस्तुओं, अवशेषों, भवनों और सिक्कों, मूर्तियों तथा खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर अतीत का अध्ययन करता है। सरल शब्दों में कहे तो इतिहास लिखित स्रोतों पर आधारित होता है और पुरातत्व शास्त्र भौतिक प्रमाणों पर आधारित होता है। दोनों मिलकर प्राचीन काल की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इतिहास को प्रमाण प्रदान करना। पुरातत्व शास्त्र इतिहास की घटनाओं को प्रमाणित करता है। खुदाई में प्राप्त वस्तुएं यह सिद्ध करती है कि इतिहास में लिखी गई बात सही है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। सेकंड पॉइंट में होगा हमारा प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी। तो इस चीज में हम लिखेंगे कि कई ऐसी सभ्यताएं थी जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं मिला है, उनके बारे में जानकारी पुरातत्व से ही प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए कहा जाए तो पत्थर के औजारों और गुफाओं की खोज से आदिम मानव के जीवन का ज्ञान हुआ है। तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे इतिहास की कमियों को पूरा करना। जहाँ लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पुरातत्व शास्त्र इतिहास की कमी को पूरा करता है। जैसे सिक्के, अभिलेख, मंदिर, मूर्तियां आदि प्राचीन समाज की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति बताते हैं। चौथा पॉइंट में हम लिखेंगे संस्कृति और जीवन शैली का ज्ञान। पुरातत्व से हमें लोगों के रहन सहन, खान पान, वस्त्र, कला और व्यापार की जानकारी मिलती है। इससे इतिहास अधिक स्पष्ट और जीवंत बनता है। पांचवा पॉइंट में हम लिखेंगे काल निर्धारण में सहायता। तो पुरातत्व शास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक विधियों द्वारा वस्तुओं की आयु निर्धारित करता है। इससे इतिहासकार घटनाओं का सही समय तय कर पाते हैं। छठा पॉइंट में हम लिखेंगे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण। पुरातत्व विभाग प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करता है। इससे इतिहास सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों को जानकारी मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इतिहास और पुरातत्व शास्त्र में अंतर क्या होता है। तो इतिहास में हम लिख सकते हैं लिखित स्रोतों का अध्ययन करता है इतिहास, जबकि पुरातत्व शास्त्र जो होता है वो खुदाई और अवशेषों का अध्ययन करता है। इतिहास अपने घटनाओं का वर्णन करता है और पुरातत्व शास्त्र जो है ये भौतिक प्रमाण खोजता है। इतिहास जो है पुस्तकों और अभिलेखों पर आधारित होता है, लेकिन पुरातत्व शास्त्र जो होता है मूर्तियों, सिक्कों, भवनों आदि पर आधारित होता है। अंत में हम लिख सकते हैं कि इतिहास और पुरातत्व शास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। इतिहास को सही और प्रमाणिक बनाने में पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पुरातत्व ना हो तो प्राचीन इतिहास अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अतीत को समझने के लिए दोनों का साथ आवश्यक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि 12 मार्क्स के लिए था एंड यहाँ पर इसका आंसर होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा एंड यहाँ पर आंसर भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन इतिहास की क्षेत्र की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द स्कोप ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम हिस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास के क्षेत्र में, उस चीज के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे इतिहास मानव समाज के भूतकाल का अध्ययन है, क्योंकि इतिहास क्या करता है भूतकाल का ही अध्ययन करता है, जो बीती हुई चीजें उनके बारे में बताता है। यह केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया या फिर सांस्कृतिक विकास का अध्ययन हो गया, ये सब करता है। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो है राजनीतिक क्षेत्र। इतिहास में राजाओं, राज्यों, युद्धों, शासन व्यवस्था और प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य हो गया, मुगल शासन हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन आदि हो गए। तो ये सब सारे आते हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत। सेकंड चीज हम देखेंगे सामाजिक क्षेत्र। तो इतिहास समाज की संरचना, जाति व्यवस्था, परिवार, महिलाओं की स्थिति तथा लोगों के रहन सहन का अध्ययन करता है, यानी कि सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो इससे हमें समाज में हुए परिवर्तनों की जानकारी मिल जाती है। तीसरा क्षेत्र है आर्थिक क्षेत्र। तो इतिहास में कृषि हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, कर व्यवस्था यानी कि टैक्स हो गया, आर्थिक विकास हो गया, इस सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन व्यापार मार्ग और सिक्कों की जानकारी भी इसी से आती है। चौथा पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र। विभिन्न धर्मों, धार्मिक आंदोलनों, पूजा पद्धति,
तथा संतों और सुधारकों के कार्यों का अध्ययन इतिहास का महत्वपूर्ण भाग होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और भक्ति आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें। पांचवा पॉइंट आता है सांस्कृतिक क्षेत्र। इसमें हम लिखेंगे इतिहास कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य कला, भाषा और परंपराओं का भी अध्ययन करता है। मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां और चित्रकला संस्कृति की जानकारी देते हैं। छठा पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। तो मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी विकास का अध्ययन भी इतिहास में ही किया जाता है, जैसे कि पहिए का आविष्कार हो गया, छापाखाना हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब चीजें। फिर सातवां पॉइंट आता है विश्व इतिहास। तो इतिहास का क्षेत्र केवल एक देश तक सीमित नहीं है, इसमें विश्व की सभ्यताओं और देशों के विकास का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति होगी, विश्व युद्ध हो गया, ये सब हो गया। आठवां पॉइंट है स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास, जैसे कि किसी गांव, शहर, राज्य या क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन भी इतिहास के क्षेत्र में ही किया जाता है। इससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे इतिहास का महत्व क्या होता है। तो इतिहास जो है हमें अतीत से शिक्षा देता है, ये हमारी संस्कृति हो गई, परंपरा हो गई, ये सब चीजों को समझने में हेल्प करता है। इतिहास राष्ट्रीय एकता हो गया, देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है एंड इससे वर्तमान को समझने और भविष्य बनाने में सहायता मिलती है। फिर हम अंत में देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो अंत में कहा जा सकता है कि इतिहास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण होता है। यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है और हमें अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता देता है। इसीलिए इतिहास समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक विषय है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 12 मार्क्स का था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है इतिहास में वस्तुनिष्ठता पर एक निबंध लिखे, यानी कि राइट एन एसे ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 12 मार्क्स का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इतिहास मानव समाज के अतीत का अध्ययन है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व को भी समझाता है। इतिहास को सही और विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है निष्पक्षता और सत्यता के आधार पर इतिहास लिखना। इतिहास को बिना किसी पक्षपात, भावना या व्यक्तिगत विचार के तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है। तो वस्तुनिष्ठता के बारे में हम इस तरीके से लिखेंगे कि वस्तुनिष्ठता का मतलब है किसी घटना या तथ्य को उसी रूप से प्रस्तुत करना जैसा कि वह वास्तव में हुआ था। इसके आगे हम लिखेंगे इतिहास को जाति, धर्म, भाषा, राजनीति या व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित हुए बिना इतिहास लिखना चाहिए। यदि इतिहासकार अपने विचारों को अधिक महत्व देता है तो इतिहास पक्षपातपूर्ण बन जाता है। इसीलिए इतिहास में सत्य और प्रमाण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इतिहास में हम वस्तुनिष्ठता का महत्व सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला जो महत्व होता है इनका वो है सत्य का ज्ञान। तो वस्तुनिष्ठ इतिहास लोगों को अतीत की सही जानकारी देता है। इससे समाज को वास्तविक घटनाओं का ज्ञान होता है। सेकेंड हम लिखेंगे निष्पक्ष दृष्टिकोण। इतिहासकार जब निष्पक्ष होकर लिखता है तब इतिहास अधिक विश्वसनीय बनता है। इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ अन्याय नहीं होता। तीसरी चीज हम लिखेंगे समाज के लिए उपयोगी। सही इतिहास समाज को शिक्षा देता है और लोगों को अतीत की गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है। चौथी चीज होती है राष्ट्रीय एकता। निष्पक्ष इतिहास विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ाता है। पांचवी चीज है भविष्य के लिए मार्गदर्शन। इतिहास से वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिलता है। वस्तुनिष्ठ इतिहास ही सही दिशा दिखा सकता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इतिहास में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय कौन कौन से। तो सबसे पहला उपाय है प्रमाणों का उपयोग। इतिहासकार को शिलालेख, सिक्के, दस्तावेज, पुरातात्विक अवशेष और साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड होता है विभिन्न स्रोतों का अध्ययन। एक ही घटना के अलग अलग स्रोतों की तुलना करने से सत्य के करीब पहुंचना आसान होता है। तीसरी चीज होती है वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास लेखन में तथ्यों की जांच और विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। चौथी चीज होती है व्यक्तिगत विचारों से दूरी। इतिहासकार को अपने निजी विचारों और भावनाओं को अलग रखकर निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। फिर हम देखते हैं पूर्ण वस्तुनिष्ठता की कठिनाई क्या होती है। तो इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना आसान नहीं है। हर इतिहासकार अपने समय, समाज और विचारधारा से प्रभावित होता है, इसलिए उसके विचार कभी कभी इतिहास लेखन में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए 1857 की घटना को अंग्रेज इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। इससे स्पष्ट होता है कि दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की व्याख्या बदल सकती है। अंत में हम निष्कर्ष में लिखेंगे यहाँ पर कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है। इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य सत्य और निष्पक्षता के साथ घटनाओं को प्रस्तुत करना होना चाहिए। यद्यपि पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन है, फिर भी इतिहासकार को प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर अधिक से अधिक निष्पक्ष इतिहास लिखने का प्रयास करना चाहिए। तभी इतिहास समाज के लिए उपयोगी, विश्वसनीय और प्रेरणादायक बन सकता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है साक्ष्य से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द एविडेंस। एविडेंस क्या होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होती है ये बताना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इतिहास लेखन में साक्ष्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना साक्ष्य के किसी भी ऐतिहासिक घटना को सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। इतिहासकार अतीत की घटनाओं की जानकारी साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए साक्ष्य इतिहास की रीढ़ माना जाता है। अब हम देखेंगे साक्ष्य का अर्थ क्या होता है। तो साक्ष्य का अर्थ होता है ऐसा प्रमाण या आधार जिससे किसी घटना, तथ्य या बात की सत्यता सिद्ध हो सके। इतिहास में साक्ष्य वे सभी सामग्री है जिनसे हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी मिलती है, जैसे शिलालेख हो गया, सिक्के हो गया, पुरातात्विक अवशेष हो गए, अभिलेख हो गए, पुस्तकें हो गए, यात्रा वृतांत हो गए या फिर ताम्रपत्र, कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख हमें अपने शासन और धर्म नीति की जानकारी देते हैं। फिर
फिर हम देखेंगे साक्ष्य की विशेषताएं क्या-क्या है। तो साक्ष्य की विशेषताएं में सबसे पहला जो चीज आता है वो है सत्यता। साक्ष्य सत्य और प्रामाणिक होना चाहिए। झूठे या गलत साक्ष्य इतिहास को गलत बना सकते हैं। दूसरी चीज होती है प्रामाणिकता। साक्ष्य का वास्तविक और विश्वसनीय होना आवश्यक है। इतिहासकार उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तीसरी चीज होती है निष्पक्षता। साक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति या समूह के पक्ष में पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। चौथी चीज होती है ऐतिहासिक महत्व। साक्ष्य का संबंध किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या काल से ही होना चाहिए। पांचवी चीज है स्पष्टता। साक्ष्य से घटना या तथ्य की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए ताकि इतिहासकार सही निष्कर्ष निकाल सके। छठी चीज होती है स्थायित्व। अधिकांश साक्ष्य लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे पत्थर के शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए या फिर स्मारक हो गए। सातवीं चीज होती है खोज और परीक्षण योग्य। तो साक्ष्य की जांच और अध्ययन किया जा सकता है। इतिहासकार विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से इसकी सत्यता की पुष्टि करते हैं। फिर हम देखेंगे साक्ष्य के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? खुदाई से प्राप्त वस्तुएं होती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, मूर्तियां हो गई, भवन हो गई, ये सब। दूसरी चीज होती है साहित्यिक साक्ष्य। इसमें प्राचीन ग्रंथ आते हैं, पुस्तकें आती है, जीवनी आती है या फिर यात्रा वृत्तांत हो सकती है। तीसरी चीज होती है अभिलेखित साक्ष्य। इसमें शिलालेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए और सरकारी दस्तावेज आते हैं। चौथी चीज होती है मौखिक साक्ष्य। इसमें लोक कथाएं, गीत और परंपराएं आते हैं। अंत में हम यहाँ पर इस तरीके से निष्कर्ष निकाल लिखेंगे कि साक्ष्य इतिहास का आधार होता है। इसके बिना इतिहास अधूरा और अविश्वसनीय माना जाएगा। साक्ष्य इतिहासकार को अतीत की घटनाओं को सही रूप में समझने और प्रस्तुत करने में सहायता करता है। इसीलिए इतिहास अध्ययन में साक्ष्यों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 12 मार्क्स के लिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या है, विवेचना करें। व्हाट इज थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, डिस्कस। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रस्तावना में, प्रत्यक्षवाद आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही ज्ञान सत्य माना जाता है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव, निरीक्षण और वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा सिद्ध किया जा सके। प्रत्यक्षवाद ने इतिहास, समाजशास्त्र और विज्ञान के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बनाया। प्रत्यक्षवाद के मुख्य प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्टे कॉम्टे थे। उन्होंने समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल दिया। प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रत्यक्षवाद शब्द जो है इनका अर्थ होता है प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण पर आधारित ज्ञान। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तथ्य को सत्य मानने के लिए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना आवश्यक है। कल्पना, अंधविश्वास और केवल धार्मिक मान्यताओं को प्रत्यक्षवाद स्वीकार नहीं करता है। प्रत्यक्षवाद के मुख्य सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला इनका सिद्धांत होता है वैज्ञानिक पद्धति का महत्व। प्रत्यक्षवाद में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरीक्षण, प्रयोग और परीक्षण को महत्व दिया जाता है। हर तथ्य को वैज्ञानिक तरीके से परखा जाता है। सेकंड होता है अनुभव पर आधारित ज्ञान। इस सिद्धांत के अनुसार वही ज्ञान सही है जो अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित होता है। तीसरा होता है तर्क और विवेक का उपयोग। प्रत्यक्षवाद अंधविश्वास और कल्पना का विरोध करता है तथा तर्क और बुद्धि को महत्व देता है। चौथी चीज है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑगस्टी कॉम्टे ने कहा कि समाज का अध्ययन भी विज्ञान की तरह नियमों और तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए। पांचवा चीज है तथ्य प्रधानता। प्रत्यक्षवाद में तथ्यों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। बिना प्रमाण की किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता। इतिहास में प्रत्यक्षवाद का महत्व अगर बताए तो सबसे पहला महत्व होता है इतिहास को वैज्ञानिक बनाना। प्रत्यक्षवाद के कारण इतिहास लेखन में प्रमाण और साक्ष्य का महत्व बढ़ा। इतिहासकारों ने तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखना शुरू किया। सेकंड चीज होती है निष्पक्षता को बढ़ावा देना। इस सिद्धांत ने इतिहासकारों को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। तीसरी चीज है स्रोतों की जांच। इतिहासकार अब शिलालेख, सिक्के, दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करके निष्कर्ष निकालते हैं। चौथी चीज है अंधविश्वास का विरोध। प्रत्यक्षवाद ने मिथकों और काल्पनिक कथाओं की जगह प्रमाण आधारित अध्ययन को महत्व दिया। प्रत्यक्षवाद की आलोचना करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। आलोचकों के अनुसार मानव भावनाएं, संस्कृति और नैतिक मूल्य केवल वैज्ञानिक परीक्षण से पूरी तरह नहीं समझे जा सकते। दूसरी चीज इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता कठिन। हर इतिहासकार अपने विचारों और समाज से प्रभावित होता है, इसीलिए पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं मानी जाती है। थर्ड होता है काल्पनिक और साहित्य की उपेक्षा। प्रत्यक्षवाद कल्पना और साहित्यिक दृष्टिकोण को कम महत्व देता है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो अंत में हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास और समाज विज्ञान को वैज्ञानिक दिशा प्रदान की। इस सिद्धांत ने तथ्यों, प्रमाणों और तर्क को महत्व देकर इतिहास लेखन को अधिक विश्वसनीय बनाया। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक इतिहास लेखन और सामाजिक विज्ञानों में प्रत्यक्षवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कलहन की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी कि हमें अचीवमेंट्स ऑफ कलहन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कलहन कौन था। तो सबसे पहले कलहन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि थे। वे 12वीं शताब्दी में कश्मीर में हुए थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है राजा तरंगिनी। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कलहन को भारत का महान इतिहासकार माना जाता है क्योंकि उन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर कलहन का परिचय देते हैं। तो कलहन कौन थे? कश्मीर के निवासी थे। उनके पिता का नाम चंपक था जो कश्मीर के राजा के दरबार में उच्च पद पर कार्य करते थे। कलहन विद्वान, कवि और इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कलहन की प्रमुख उपलब्धियां। तो सबसे पहली उपलब्धि उनकी राज तरंगिनी की रचना। तो कलहन की सबसे बड़ी उपलब्धि राज तरंगिनी की रचना है। यह पुस्तक कश्मीर के राजाओं के इतिहास का विस्तृत वर्णन करती है। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। सेकंड उपलब्धि है उनकी भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को बढ़ावा देना। कलहन ने इतिहास को केवल कहानी या धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं लिखा बल्कि तथ्यों और घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया था। इस कारण उन्हें भारत का प्रारंभिक वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है। तीसरी चीज है निष्पक्ष इतिहास लेखन। कलहन ने अपने इतिहास
इतिहास लेखन में निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास किया है। उन्होंने राजाओं के आचार्यों के साथ उनकी गलतियों का भी वर्णन किया। चौथी चीज है स्रोतों का उपयोग। उन्होंने इतिहास लिखने के लिए पुराने ग्रंथों, अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों और लोक कथाओं का उपयोग किया। इससे उनकी रचना अधिक विश्वसनीय बनी। पांचवी चीज है कश्मीर के इतिहास का संरक्षण। यदि कल्हण ने रास तरंगिणी न लिखी होती तो कश्मीर के प्राचीन इतिहास की बहुत सी जानकारी नष्ट हो जाती। उन्होंने कश्मीर की संस्कृति, राजनीति और समाज को सुरक्षित रखा। छठी चीज है साहित्यिक योगदान। कल्हण केवल इतिहासकार ही नहीं बल्कि महान कवि भी थे। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और इतिहासकार गुण से भरपूर थी। अब उनकी फेमस बुक राज तरंगिणी जो है उनका हम महत्व देखते हैं। तो ये भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इसे कश्मीर के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास लेखन में प्रमाण और क्रमबद्धता का अच्छा उदाहरण है। यह इतिहास और साहित्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अंत में हम यहाँ पर लिखेंगे कि कल्हण जो थे वो भारतीय इतिहास लेखन के महान विद्वान थे। उनकी रचना राज तरंगिणी भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने निष्पक्षता, प्रमाण और क्रमबद्धता के आधार पर इतिहास लिखकर इतिहास लेखन को नई दिशा दी। इसीलिए भारतीय इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है अबुल फजल कौन था। इतिहास में अबुल फजल की देनों की विवेचना करें। तो यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन लिखने हैं अबुल फजल की हिस्ट्री में। सबसे पहले हम वहाँ पर उनका थोड़ा सा परिचय देंगे। तो अबुल फजल जो है ये मुगल काल के प्रसिद्ध विद्वान थे, इतिहासकार थे, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल अपनी विद्वानता, बुद्धिमत्ता और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। अबुल फजल के बारे में थोड़ा सा परिचय अगर जान लिया जाए उनके बचपन के बारे में तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि उनका जो जन्म था वो 1551 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे ये शेख मुबारक थे, एक प्रसिद्ध विद्वान थे। अबुल फजल ने अरबी, फारसी, इतिहास, राजनीति और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वे अकबर के अत्यंत प्रिय सलाहकार थे और उन्होंने अकबर की नीतियों को समझाने तथा प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहास में अबुल फजल की देने कौन कौन सी है तो सबसे पहला जो चीज है वो है अकबरनामा की रचना। अबुल फजल की सबसे बड़ी देन अकबरनामा की रचना है। यह पुस्तक 3 भागों में लिखी गई है। इसमें अकबर के जीवन, शासन और मुगल साम्राज्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह मुगल इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरी है आईने अकबरी की रचना। अबुल फजल तो थे, उन्होंने ऐन ए अकबरी की रचना की थी। इसमें मुगल प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, समाज, धर्म, कृषि और आर्थिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह पुस्तक उस समय की भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरी चीज है इतिहास लेखन में योगदान। अबुल फजल ने इतिहास को व्यवस्थित और विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास किया था। उन्होंने घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जिससे इतिहास अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय बना। चौथी चीज है अकबर की नीतियों का प्रचार। उन्होंने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, दिन ए इलाही और सुलह ए कुल जैसी नीतियों का समर्थन किया। इससे मुगल साम्राज्य में एकता और शांति को बढ़ावा मिला। पांचवी चीज है भारतीय समाज का वर्णन। अबुल फजल ने भारतीय समाज, संस्कृति, कृषि, व्यापार और शिक्षा के बारे में जानकारी दी। इससे उस समय की भारत की स्थिति का ज्ञान मिलता है। छठी चीज है प्रशासनिक सुधारों में सहायता। वे केवल इतिहासकार ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अकबर को शासन व्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण सलाह दी थी। अबुल फजल की विशेषताएं की बात करें तो वे एक महान विद्वान थे, लेखक थे, निष्पक्ष और व्यवस्थित इतिहासकार थे, फारसी भाषा के उत्कृष्ट ज्ञाता थे, अकबर के विश्वसनीय सलाहकार थे और प्रशासन और राजनीति के जानकार थे। अंत में हम उनका निष्कर्ष कुछ इस तरीके से देंगे कि मुगल काल के महान इतिहासकार और विद्वान थे वे। उनकी रचनाएं अकबरनामा और ऐन ए अकबरी जो है भारत इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने इतिहास लेखन, प्रशासन और अकबर की नीतियों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए भारतीय इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो होता है कंप्लीट। एंड यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि यहाँ पर पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 9 इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालो, यानी कि थ्रो लाइट ऑन द इंपीरियलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। ये भी 12 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉपिक का नाम दे देंगे इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। तो इसमें हम लिखेंगे इतिहास लेखन में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें साम्राज्यवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से यूरोपीय इतिहासकारों, विशेषकर अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा विकसित किया गया। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अपने साम्राज्य और शासकों की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया तथा उपनिवेशों पर शासन को उचित और लाभदायक बताने का प्रयास किया। भारत में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भी इसी दृष्टिकोण से देखा। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का अर्थ अगर हम लिखे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वह पद्धति है जिसमें इतिहास को शासक वर्ग और साम्राज्य के हितों के अनुसार लिखा जाता है। इसमें साम्राज्यवादी शक्तियों को श्रेष्ठ और उपनिवेशित देशों को पिछड़ा दिखाया जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अपने शासन को सही साबित करना तथा जनता पर प्रभाव डालना था। अब हम देखेंगे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है अंग्रेज शासन की प्रशंसा। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अंग्रेज शासन को भारत के लिए वरदान बताया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में कानून, शिक्षा और आधुनिक व्यवस्था लाई। दूसरी है भारतीय समाज को पिछड़ा बताना। इन इतिहासकारों ने भारतीय समाज को अंधविश्वासी, कमजोर और असंगठित बताया ताकि अंग्रेज शासन को आवश्यक सिद्ध किया जा सके। तीसरी चीज है भारतीय शासकों की आलोचना। तो भारतीय राजाओं और शासकों की कमियों को अधिक महत्व दिया गया जबकि उनकी उपलब्धियों की उपेक्षा की गई। चौथी चीज है ब्रिटिश नीतियों का समर्थन। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को सही ठहराने का प्रयास किया। पांचवी चीज है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में निष्पक्षता की कमी थी। इतिहास को शासकों के हित में लिखा गया। अब हम देखेंगे प्रमुख साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन कौन थे। तो सबसे पहले आते हैं जेम्स मिल, फिर आते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, फिर आते हैं थॉमस बेबिंगटन मार्कोलाई। इन इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को यूरोपीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं कौन कौन सी। तो सबसे पहली चीज है निष्पक्षता का अभाव। इस दृष्टिकोण में इतिहास को
पक्षपातपूर्ण तरीके से लिखा गया। दूसरी चीज है भारतीय उपलब्धियों की उपेक्षा, भारत की संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा और सभ्यता की महान उपलब्धियों को उचित महत्व नहीं दिया गया। तीसरी चीज है अंग्रेज शासन की महिमा मंडल, अंग्रेजों की गलत नीति और शोषण को छिपाने का प्रयास किया गया। चौथी चीज है राष्ट्रीय भावना को चोट, इस प्रकार के इतिहास लेखन से भारतीयों की राष्ट्रीय भावना और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा। अब हम देखेंगे इतिहास लेखन पर प्रभाव क्या क्या पड़े। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के विरोध में भारतीय इतिहासकारों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को महत्व दिया। अंत में हम लिखते हैं निष्कर्ष। यहाँ पर इसके बारे में लिखा जा सकता है कि इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण एक पक्षपातपूर्ण पद्धति थी, जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादी शासन को उचित सिद्ध करना था। यद्यपि इस दृष्टिकोण से कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, फिर भी इसमें निष्पक्षता की कमी थी। इसलिए आधुनिक इतिहासकार प्रमाणों और वस्तुनिष्ठता के आधार पर संतुलित इतिहास लेखन पर बल देते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि है इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पीजी सेमेस्टर 1 का, जो कि पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण आधुनिक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स के दो विचारों पर आधारित है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया। उनके अनुसार इतिहास का मुख्य आधार आर्थिक व्यवस्था और वर्ग संघर्ष है। अब हम लिखेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज का विकास आर्थिक शक्ति और वर्ग संघर्ष के कारण होता है। हर युग में समाज दो वर्गों में बटा होता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इन दोनों के संघर्ष से इतिहास आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष। तो पहली चीज आती है मार्क्सवादी इतिहास लेखन के मुख्य सिद्धांत। पहली चीज है यहाँ पर आर्थिक कारकों का महत्व। मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास की घटनाओं का मुख्य कारण आर्थिक व्यवस्था होती है। राजनीति, धर्म, संस्कृति भी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं। दूसरी चीज होती है वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पर मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्राचीन काल में मालिक और दास, मध्यम काल में सामंत और किसान तथा आधुनिक युग में पूंजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष होता रहा। तीसरी चीज हम लिखेंगे भौतिकवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण आदर्शवाद की बजाय भौतिक परिस्थितियों को महत्व देता है। समाज का विकास उत्पादन के साधनों पर निर्भर माना जाता है। चौथी चीज है समाज परिवर्तन की प्रक्रिया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज निरंतर परिवर्तनशील है और आर्थिक परिवर्तन समाज को नई दिशा देते हैं। पांचवी चीज आती है शोषित वर्ग पर ध्यान। इस दृष्टिकोण में केवल राजाओं और युद्धों का वर्णन नहीं होता, बल्कि किसानों, मजदूरों और सामान्य जनता के जीवन पर भी ध्यान दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का योगदान क्या है। तो सबसे पहला जो योगदान है वो है सामान्य जनता को महत्व। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास में मजदूरों, किसानों और निम्न वर्गों की भूमिका को महत्व दिया। दूसरी चीज है आर्थिक इतिहास का विकास। इस दृष्टिकोण से आर्थिक इतिहास और सामाजिक इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा मिला। तीसरी चीज है वैज्ञानिक विश्लेषण। मार्क्सवादी इतिहासकार घटनाओं का कारण और प्रभाव वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। चौथी चीज है शोषण की पहचान। इस दृष्टिकोण ने समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक शोषण को उजागर किया। प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन थे। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स आते हैं, फ्रेडरिच एंजल्स आते हैं, डीडी कोशाम्बी आते हैं, और भी कई नाम है जैसे कि आर.एस. शर्मा हो गए, इरफान हबीब हो गए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना देखी जाए तो सबसे पहली चीज है आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व देना। तो आलोचकों के अनुसार यह दृष्टिकोण हर घटना का कारण केवल आर्थिक कारकों को मानता है, जबकि धर्म, संस्कृति और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी चीज होती है पक्षपात का आरोप। कुछ लोग मानते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकार वर्ग संघर्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। तीसरी चीज है आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक और धार्मिक पक्षों को कम महत्व देता है। अंत में हम लिखेंगे यहाँ पर इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने इतिहास को नई दिशा दी। इसने आर्थिक और सामाजिक कारकों के महत्व को स्पष्ट किया तथा सामान्य जनता के जीवन को इतिहास का हिस्सा बनाया। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक इतिहास लेखन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर पीजी सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर देखा है, सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आंसर सारे के सारे समझ में आए होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जिसको भी इसकी जरूरत है, जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर, तो उनको आप इस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।